नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया दिन भर की 5 बड़ी खबरों का, तो चले शुरुआत करते बड़ी खबरों के साथ। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा, मुझे और मेरे परिवार को अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये एक भावुक पल है, एक गर्व का पल है। ये मंदिर ना सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि भारत की संस्कृति, एकता और आत्मविश्वास का प्रतीक भी। भगवान राम के आदर्श हमें सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान राम का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और हमारा देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का दर्शन करने का ये अवसर मेरे और मेरे परिवार को मिला है और एक क्षण अत्यंत भावपूर्ण और गौरव का क्षण है। यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, एकता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। भगवान श्री राम के आदर्श हमें सत्य, कर्तव्य, सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हमारा देश निरंतर प्रगति के पंथ पे आगे बढ़े। आज और यहाँ गुरुकुल में आने का भी मौका मिला। बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताया। गुरुकुल आज के युग में ये संस्कृति को जागरूक रखने का बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। अडानी फाउंडेशन की ओर से एक गुरुकुल संस्कृति को संभालने के लिए और आज के एआई जमाने के टाइम पे अपनी संस्कृति को और वेग कैसे मिले और उसके लिए जो सहयोगिता की आवश्यकता होगी हम उसको पूरी करेंगे। जय श्री राम। खबर केरलम से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैंने देश के गृह मंत्री के रूप में भी काम किया और आज मैं रक्षा मंत्री के रूप में देश को अपनी सेवा दे रहा हूं। पिछले 11 वर्षों में चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात रही हो या चाहे बाहर के दुश्मनों से सुरक्षा की बात रही हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को ताकत दी है। ये बदलाव पूरी दुनिया को हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखने को मिला। जब कांग्रेस में यूपीए सरकार का शासन था तो कैसे हालात थे याद कीजिए। आए दिन कोई ना कोई घटना होती थी। जब से केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार आई है, आतंकवादी घटनाओं पर न केवल लगाम लगी बल्कि आतंकवाद के खिलाफ हमने निर्णायक कदम भी उठाया है। साथियों, मैंने देश के होम मिनिस्टर के रूप में भी काम किया है और आज मैं यहां डिफेंस मिनिस्टर के रूप में अपनी सेवाएं देश को दे रहा हूं। पिछले 11 वर्षों में चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी की बात रही हो, चाहे बाहर के दुश्मनों से सुरक्षा की बात रही हो, प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी को एक मजबूती दी है, नेशनल सिक्योरिटी को एक ताकत दी है। हमने नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हर मुद्दे पर सरकार के एटीट्यूड और एक्शन के तरीके दोनों को बदला है। और फ्रेंड्स,
यह बदलाव पूरी दुनिया को हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को भी मिला है। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में आतंकवादियों ने जिस तरह धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया, उसने पूरे देश को ही झकझोर डाला था। वह हमला सिर्फ हमारे लोगों पर नहीं था, वह भारत की सोशल यूनिटी और सोशल फैब्रिक पर किया गया एक बहुत बड़ा हमला था और इसके खिलाफ भारत ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों और उससे जुड़े अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया था। यदि मैं यहां सिर्फ आतंकवाद की बात करूं तो आप याद कीजिए, जब कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट का शासन था तो कैसे हालात थे। आए दिन देश के किसी न किसी हिस्से में या तो आतंकी घटना होती थी या फिर शहरों में बम ब्लास्ट की खबरें आती थी और उस समय सरकार का रिस्पांस क्या होता था, मोटे मोटे डोजियर सौंपे जाते थे जिन पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता था। जब से सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट आई है, आतंकवादी घटनाओं पर न केवल लगाम लगी है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ हमने डिसाइसिव एक्शंस भी लिए हैं। चाहे उरी अटैक के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक हो, पुलवामा के बाद हुई एयर स्ट्राइक हो या अभी पहलगाम की घटना के बाद किया गया ऑपरेशन सिंदूर हो, हमने आतंकवाद के खिलाफ एक जबरदस्त सीएपीएफ बिल पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स का नेतृत्व ऐसे किसी अधिकारी ने नहीं किया है जो उसी फोर्स में नीचे के पदों से ऊपर उठकर उस पद तक पहुंचा हो। ऐसी एक भी पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है जिसका नेतृत्व उसी फोर्स के भीतर से उभरा हो। पैरामिलिट्री फोर्स पर शीर्ष नेतृत्व थोपा जाता है, ये पूरी तरह से गलत है। हमने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका विरोध किया है, लेकिन सरकार नजरअंदाज। सीएपीएफ के लिए यह सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे समझ नहीं आता है कि आप किसी संगठन के मनोबल की रक्षा कैसे कर सकते हैं जो अपने किसी व्यक्ति को नेतृत्व के पद पर नहीं बैठा सकता। सरकार ने जो किया वो अन्यायपूर्ण है। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। नमस्कार। कुछ दिन पहले मैं एक सीआरपीएफ जवान अजय मलिक से मिला। नक्सल्स के खिलाफ वो लड़ रहे थे और उन्होंने लड़ाई में अपना पैर खो दिया। मैं उनसे मिला, परिवार से मिला, बहुत कॉन्फिडेंट थे, होप नहीं हारे थे, लड़ना चाह रहे थे। मतलब एक पैर नहीं था तब भी वो जाकर देश के लिए लड़ना चाह रहे थे। और उन्होंने एक शिकायत की। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जान देने को तैयार हूं, मगर मेरा जो संगठन है, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो मुझे 15 साल से उसने मुझे प्रमोशन नहीं दी। इस देश में अजय मलिक अकेला नहीं है, लाखों अजय मलिक हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी देश को देते हैं। वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए काम करते हैं, शहीद होते हैं, डिसेबल होते हैं, मगर उनके जो संगठन है, उनकी लीडरशिप अजय मलिक जैसे लोगों को कभी नहीं मिल सकती। You'll be surprised to know that no paramilitary force in India has been led by an officer who has risen up the ranks of the paramilitary forces. एक भी ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है जिसकी टॉप लीडरशिप उन्हीं के अंदर से आई है। टॉप लीडरशिप पैरामिलिट्री फोर्सेस पर इंपोज की जाती है। ये बिल्कुल गलत है। Why is it wrong? Because paramilitary forces have certain skills, certain understandings. I've worked with paramilitary forces now for 20-25 years. They look after my security. They have particular niches they work in. ITBP has a particular skill. BSF has another skill. CRPF has another skill. These skills are valuable. इनका जो अभ्यास है, ये सबसे जरूरी चीज है और उन्हीं अफसरों को लीडरशिप मिलनी चाहिए जिनके पास ये अभ्यास है। अगर आप बाहर से किसी को ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डालोगे, उसे ऑर्गेनाइजेशन की जो आत्मा है वो नहीं समझ आएगी। दैट इज द मेन इशू। हाउ कैन वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज स्किल, दैट हैज अंडरस्टैंडिंग, दैट अंडरस्टैंड्स एग्जैक्टली व्हाट इट हैज टू डू, लिव्स इट, एंड देन लास्ट मिनट
those people can never lead the organization. I think this is fundamentally wrong, and we have opposed it. Supreme Court has opposed it, and now the government is once again overriding the Supreme Court. ये CAPFs के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है. I don't understand how you can have an organization, how you can protect an organization's morale that cannot put its own person in position of leadership in that organization. I think it's ridiculous. These people, these boys are being asked to fight terrorism. They're being asked to fight the Naxals. They're being asked to die. They're being injured. And then we're telling them that we refuse to allow you to run your organization. Ridiculous. उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग को लेकर बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि जैसे ही अन्य राज्यों के चुनाव खत्म होंगे, बीजेपी की पूरी फौज उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी दूर से ही देख रही है कि जिन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं वहां चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर क्या क्या करे। सपा अध्यक्ष ने बिना किसी हिचक के चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर दिया। और ये हम लोगों की जानकारी में है कि जैसे ही चुनाव अन्य प्रदेश के समाप्त होंगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी की फौज, बटालियन, जो कुछ है वो उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। हम लोग दूर से ही देख रहे हैं कि अन्य प्रदेशों में जहां चुनाव चल रहा है वहां इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर के क्या क्या काम कर रही है। उन सब से भी हम संगठन के लोग सावधान रह करके उनकी साजिश षड्यंत्र को समझते हुए उत्तर प्रदेश में पुनः समाजवादी सरकार बने, उसके लिए हम लोग जमीन पर काम करेंगे। और जिस समय सरकार बनेगी तो अच्छे दिन तो लाए नहीं लोग, लेकिन बुरे दिन जाने वाले हैं, ये तो जनता जान गई है। आपने अभी कहा कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को बंदी बना लिया गया था। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल ठहराया, लेकिन ममता जी कह रही कि रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की नहीं, इलेक्शन कमीशन की होगी। जिस समय चुनाव घोषित हो जाता है, ये नियम है और इलेक्शन कमीशन और उस समय अधिकारी इलेक्शन कमीशन के निर्देश मानते हैं। और जो हम लोग वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, इतने अधिकारियों को हटाया गया है और अधिकारियों को इसलिए हटाया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन का निर्देश सीधा माने। तो अगर कोई घटना घटी है और किसी तरह की कोई बात सामने आई है तो इलेक्शन कमीशन इसलिए भी जिम्मेदार बनता है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और बड़े बड़े अधिकारी बंगाल में हटाए गए हैं। हमारा सवाल यहां ये बनता है कि पिछली बार जब यूपी का चुनाव हुआ था तो क्या इतने ही अधिकारी हटाए गए थे? और समाजवादी पार्टी ने लगातार शिकायत की थी अधिकारियों की कि ये अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर के काम कर रहे हैं। एक भी अधिकारी नहीं हटाया गया और बाई इलेक्शन बहुत करीब से हम लोगों ने देखा। हालांकि अब वो अधिकारी भी निराश हैं, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से दुखी हैं, उनसे जो काम लिया जा रहा है उससे वो परेशान हैं, क्योंकि उनसे काम तो ले लिया लेकिन जो उन्हें न्याय देना था वो न्याय नहीं मिला उन्हें। उदाहरण के लिए फैजाबाद, एक अधिकारी पे बहुत आरोप थे। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता कर राज्यों के इन सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बताया कि 4 अप्रैल को कांग्रेस की ओर से बाबू जगजीवन राम की जयंती पर संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उनकी बेटी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मायरा कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयोजन कांग्रेस मुख्यालय में बड़े स्तर पर किया जाएगा, जिसके लिए पोस्टर भी जारी कर दिया गया। महंगाई के मुद्दे पर अजय राय ने कहा कि पूरे देश में हालात भयावह होते जा रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार आंकड़ों को छुपाकर जनता को गुमराह कर रही है। देवी जी, हमारे पूर्व विधायक धीरू जी, हमारे प्रवक्ता सुची जी, सचिन जी,
और हमारे अंशु जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाइयों और बहनों, छायाकार साथियों, आज हम सब लोग बाबू जगजीवन राम की जो जयंती 5 तारीख को एक समता दिवस के रूप में मनाई जाती है, उसको हम लोगों ने अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मनाने का निर्णय लिया है। जो 5 तारीख की पूर्व संध्या पर 4 तारीख को मनाई जाएगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, और उसमें उनकी बेटी जो लोकसभा की अध्यक्ष रही, पहली अध्यक्ष रही, महिला अध्यक्ष मीरा कुमार जी, उसकी मुख्य अतिथि होंगी, और हमारे प्रवक्ता डीयू यूनिवर्सिटी के बहुत ही वरिष्ठ प्रोफेसर रतन लाल जी उसके विशिष्ट अतिथि मुख्य वक्ता होंगे, और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी अविनाश पांडे जी, और हम सब लोग उसमें पूरे के कांग्रेस के कार्यकर्ता समता दिवस के रूप में और बाबू जगजीवन राम जी की जयंती को मनाएंगे। निश्चित तौर से जो उन्होंने इस देश के अंदर जो अपने कार्य किए हैं, वो प्रधानमंत्री के रूप में, रक्षा मंत्री के रूप में, कृषि मंत्री के रूप में, चाहे वो हरित क्रांति का समय रहा हो, चाहे 71 का वार रहा हो, हर जगह उन्होंने एक देश के लिए जो मजबूती से कार्य किया, उनको हम याद करेंगे और उनको उस दिन अपनी पूरी कांग्रेस पार्टी उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेगी और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर से ये उस दिन हम लोग ये सम्मान समारोह करके ये एक जो गोष्ठी के लिए हम लोगों ने ये पोस्टर बनाया है, ये आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये विशेष हमारा कार्यक्रम उस दिन होगा, और उसके बाद जो लगातार समाज को जोड़ने के लिए, समाज को जो दलित तबका, कमजोर तबका जो आज समाज में किनारे पड़ा हुआ है, जिसको मायावती जी ने केवल इस्तेमाल करके छोड़ दिया, और केवल राजनीतिक फायदे के लिए वो निश्चित तौर से कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है। और हम सबका प्रयास है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके बीच में जाए, उनकी बस्ती में जाए, और ये कार्यक्रम लगातार आगे चलता रहेगा। इतनी बात मुझे करनी थी। और एक बार अंत में कहना चाहूंगा कि कल एक सिपाही जो अपनी अदम्य साहस दिखाते हुए अपनी ड्यूटी पे काम करते हुए एक अपराधी को पकड़ने में गिर गया, जेल लाइन के ट्रैक पे गिर गया। फिलहाल दिन भर की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।